हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप आने वाले ड्राइवरों के लिए प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या नुकसान है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब हम नए नए आते हैं यहाँ पे। और बात करेंगे कि अगर हम रास्ते में ड्राइविंग कर रहे हैं और हमें पार्किंग नहीं मिल पा रही है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी हम रात में वहाँ पे खड़ी कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। हमें लगता है कि इस समय जो सबसे बड़ा और सबसे पहला हमारा परेशानी नए ड्राइवरों के लिए है वो उचित और सही ऑफिस और एजेंट मिलना। काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम उभर के सामने आया है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तक, यानी 1-1.5 साल पहले तक इतना फ्रॉड नहीं था जितना कि यूरोप के नाम पर इस समय ठगी चालू हो गई है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है कि जेन्युइन ऑफिस और जेन्युइन लोगों तक पहुंचना। तो दोस्तों, कितने लोग हैं जो इस चक्कर में काफ़ी रुपया, अपना लाखों 2 लाख बर्बाद कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है समझ में। और इस समय इंडिया से लेकर के सऊदी, दुबई, हर जगह फ्रॉड चालू हो गया इस यूरोप के नाम पे, क्योंकि अभी ये ट्रेंड चल रहा है यूरोप आने का। तो जब डिमांड जिस चीज़ की होती है उसी में फ्रॉड भी करते हैं। फ्रॉडी भी काफ़ी समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि कहाँ का वैकेंसी निकालेंगे फर्जी, तो लोग आकर्षित होंगे और लोग हमें पैसे दे देंगे आसानी से। तो मुझे लगता है कि इन फर्जी ऑफिस या फर्जी लोगों से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना जानकारी बढ़ाएं, आप अपना नॉलेज बढ़ाएं और सही गलत में अंतर करने का फैसला आप ले सकें कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो इसके लिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी कि क्या प्रोसेसिंग है यूरोप जाने का, वो समझना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और दोस्तों, जो भी ड्राइवर आ रहे हैं, कोई भी बड़ी कंट्री, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी वगैरह में डायरेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो काफ़ी टफ है। यहाँ पे इस समय जो भी लोग आ रहे हैं वो जो अदर कंट्री हैं, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, लातविया, स्लोवाकिया, तो वहीं से वीज़ा मिल पा रहा है। और बड़ी जो कंट्रियां हैं वहाँ के लिए तो लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑफिस काम कर रहे हैं, चाहे महंगा चाहे सस्ता, आप लोग उन्हीं लोगों के माध्यम से अपना काम कराएं। क्योंकि एजेंटों को पैसे दे देंगे तो उसमें तो फिर मिलना भी मुश्किल है। लेकिन बड़ी बड़ी जो ऑफिस या कंपनी होती है, इनको अपनी थोड़ी साख बचानी होती है। कोई पुलिस केस या कोई निगेटिव कमेंट नहीं चाहेंगे वो लोग अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि जो काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं वो लोग थोड़े से पैसे के लिए अपने ऑफिस का नाम खराब नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बड़े ऑफिस से, बड़ी जगह से ही काम कराएं। उसके बाद जब दोस्तों हमारा काम हो जाता है, उसके बाद हम जब यूरोप आ जाते हैं, वहाँ से फिर हमारी परेशानियाँ चालू होती हैं। हमको जा कर के टेस्ट देना पड़ता है। जब टेस्ट पास हो जाते हैं तो उसके बाद कोड 95 में जाते हैं। और एक ये भी बड़ा परेशानी है कि कोड 95 को लेकर के एक हवा बना हुआ है कि भाई ये कोड 95 है क्या। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी कोड 95 को लेकर परेशान हैं कि मैं जाऊंगा, मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि कोड 95 कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप पास नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी यहाँ पे आएंगे, आज तक मैंने एक किसी भी आदमी को नहीं देखा कि उसने कोड 95 पास नहीं कर पाया हो। इसका रीज़न ये है कि पहले वो आपको कोई भी सवाल पूछने से पहले आपको पढ़ाएंगे। 10 दिन 15 दिन की क्लास होगी, और अगर आप क्लास में ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो बेहद अच्छे तरीके से आप उनके सवालों का जवाब दे देंगे और कोड 95 पास हो जाएंगे। कोड 95 है क्या, पहले ये जान लेते हैं। कोड 95 में दोस्तों हमको बताया जाता है कि यूरोप में ड्राइविंग करने का रूल, कानून, तरीका क्या है। जैसे हमारे टैकोग्राफ से जुड़ी हुई बात होती है कि हमको 9 घंटे गाड़ी चलाना है, 45 मिनट रेस्ट लेना है, जो भी डिटेल है यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमको ट्रेनिंग देते हैं कि नेविगेशन कैसे चलाना है, मैनेजर से बात कैसे करना है और डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है। और इसमें जो रोड का
सिग्नल होता है वो हमको कंप्यूटर पे पहले पढ़ाते हैं, फिर उनको हमें सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है कि कोई भी बंदा जब पढ़ लेगा तो आसानी से वो एग्ज़ाम दे देगा। कुछ भाई होंगे जिनको उनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग ग्रुप में 5-6 बंदे होंगे, तो आप उनके साथ बैठिए कि जो आदमी इंग्लिश सही समझ पाता है और आगे से जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ लेता है। अब आप क्या करिए कि क्लास खत्म होने के बाद जो चीज़ आपको समझ में आई वो ठीक, जो चीज़ नहीं समझ में आई उनसे पूछिए कि भाई ये क्या बोल रहा था टीचर, मैं समझ नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है वो बंदा हिंदी में आपको बता देगा, आपके लोकल लैंग्वेज का होगा तो उसमें बता देगा। तो कोड 95 कुछ भी नहीं है। 95 में ही आपको रेफ्रिजरेटर पे जा रहे हैं तो उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा कि टेम्परेचर कितना रखना है, कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। और अगर टेंट में जा रहे हैं तो उसमें भी आपको टेंट खोलना, टेंट बंद करना, बेल्ट कैसे मारना है, यही सब सारी चीज़ें कोड 95 में आती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू और प्रॉब्लम लगता है जो लोग यहाँ नहीं आए और जब तक उनका काम नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो लोग भी इस चीज़ के लिए परेशान हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ये जो पहले बंदे आए हुए हैं और यूट्यूबर हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन बंदों को दे रहे हैं जिससे उनका डर बना हुआ है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि कोड 95 के लिए बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है, बेहद ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। और हमको लगता है कि आके यहाँ पे जब आप सीख लेंगे कोड 95 आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है कि मतलब एकदम प्रॉपर आपका एग्ज़ाम ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, वो आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद तैयारी होने के बाद वो आपसे सवाल जवाब पूछ लेंगे कि भैया आप खड़े हो जाओ, बताओ 9 घंटे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो कैसे कैसे चलाना है। तो जो आपको बताए रहेंगे तो उसी में से आपको बताएंगे, फिर एक सर्टिफिकेट बना के आपको दे देते हैं। और आज तक मैंने किसी भी एक आदमी को नहीं देखा कि जो कोड 95 नहीं पास कर पाया है। हो सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ इस बात को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी भाई को ऐसा पता चला हो कि फलाने आदमी ने कोड 95 नहीं पास कर पाया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा। मुझे लगता है कि आपको डराने वाले काफ़ी मिले होंगे, लेकिन कोई भी एक आदमी नहीं बता सकता है कि जो कोड 95 में फेल हुआ हो। सबका कोड 95 बनता है दोस्तों, यही है, किसी का 2 हफ्ते में बनता है, किसी का 3 हफ्ते में बनता है, या किसी को हो सकता है कि 1 महीने लग जाए। बाकी और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अगर समस्या की बात की जाए तो जब आप गाड़ी पे जाते हैं वहाँ से थोड़ी बहुत मानसिक प्रेशर वाली समस्याएं चालू होती हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी गल्फ से लोग आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, तो गल्फ में भी क्या है कि रोड काफ़ी खुले खुले से हैं, और इंडिया में गाड़ी आप चाहे गलत चला दिए या थोड़ा ख़राब चला दिए, अपने साइड से उधर भी चले गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे परेशानी नंबर 1 अगर ड्राइविंग में जब गाड़ी पे आने के बाद की बात करें तो यहाँ पे जो रोड है, हाईवे तो 2 लेन 3 लेन में है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे जो राउंड बोर्ड होते हैं उसको समझने में कभी कभी हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया सेकंड जाना है, उसी में एक उन्होंने कभी कभी बंद किया रहता है तो हमारा मैप उसको नहीं बताता है, तो कभी कभी ऐसे हम रॉन्ग मुड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। दूसरा जो दिक्कत आता है रोड पे चलने पे, जो यहाँ पे वन वे है, एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं, एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पे थोड़े रोड काफ़ी सकरे होते हैं। जितना हमारा टेलर है उसी हिसाब से कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं बचता है, तो वहाँ पे हमको गाड़ी थोड़ी केयरफुली चलानी पड़ती है। तो हमें लगता है कि जो लोग ऑलरेडी गाड़ी चला के आए हैं ना, उनका हाथ तो स्टीयरिंग पे बना हुआ रहेगा, तो उनको कोई इशू नहीं आएगा। और इसका एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब आप नए नए आए ना, तो आप स्पीड मत मेंटेन करिए, आप अपना ध्यान अपने रोड के ऊपर रखिए और गाड़ी बस सीधी चलाइए। स्पीड चाहे तो आप 30 पे रखिए, 40 पे रखिए। यहाँ पे इंडिया की तरह कोई आपको पीछे हॉर्न नहीं बजाने वाला है। दोस्तों मुझे लगता है 2 से 4-5 दिन के अंदर अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर आप उसी पे 90-80 जो भी लिमिट स्पीड होगी आप उस हिसाब से गाड़ी चला पाएंगे। और लोगों के मन में एक डर ये बना रहता है कि क्योंकि वहाँ पे जो हम कोड 95 में ट्रेनिंग लेते हैं कि टैको ऐसे डालना है, ऐसे करना है, तो हमारा माइंड क्लियर नहीं हुआ रहता है। और जब हम नए बंदे के पास जाते हैं वो भी थोड़ा एटीट्यूड में आपको ऐसा बताएगा कि मतलब
बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन दोस्तों टैकोग्राफ जितना ज़रूरी है आपको समझने के लिए, जब गाड़ी पे आ जाएंगे, केवल 15 मिनट का समय आपके लिए इनफ है। आप 15 मिनट में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसमें कोई बड़ा इशू वाला बात नहीं है। तीसरी जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है नए नए आने पे, थोड़ा डॉक्यूमेंट को लेकर के हम क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम 2 बार 4 बार करते हैं तो वो भी हमारा क्लियर हो जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। तो यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, एक आपका CMR, वो आप भर लीजिए, या हम लोड कर लिए हैं, जहाँ खाली करेंगे हमारे टैब से, और जो डॉक्यूमेंट पे उन्होंने भर के दिया है वो लोकेशन सेम से मैच कर रहा है, और जो वज़न उन्होंने लिखा हुआ है आपके गाड़ी में 24.5 टन का माल अलाउड है यहाँ पे, तो उससे ओवर तो नहीं हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे किसी किसी कंट्री में एक्सल का भी फाइन है। अगर आपके आगे वाले एक्सल पे 11 टन से ज़्यादा लोड है तो उसका भी फाइन है। तो हमको गाड़ी के डैशबोर्ड में चेक करते हैं तो पता चल जाता है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप कंपनी को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि यहाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह में इस चीज़ का भी फाइन है। बाकी फ्रांस में तो नहीं है, लेकिन बेल्जियम में भी फाइन है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। नए आदमी ये समझ नहीं पाते हैं, और जब हम नए आते हैं तो हमें बेल्ट मारना थोड़ा मुश्किल वाला काम लगता है, क्योंकि हमको आदत नहीं होता है, और नए नए यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी बेल्ट मारना पड़ता है। कुछ ऐसे लोड मिल जाते हैं कि हमको 22, 21 बेल्ट मारना पड़ता है। वो भी धीरे धीरे हमारी आदत हो जाती है। मैं तो ये समझता हूँ बेल्ट मारना हमारे ड्राइवरों के लिए यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम 24 घंटा में अगर लोडिंग अनलोडिंग को छोड़ दिया जाए तो बाथरूम, टॉयलेट यही उतरते हैं। बाकी तो ठंडी का मौसम होता है, हम लोग बाहर भी नहीं जाते हैं, तो हमारा शरीर भी थोड़ा सा ख़राब होने का चांस है। तो उसमें क्या होता है, बेल्ट वेल्ट मारने से हमारा एक्सरसाइज के जैसा हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। थोड़ा टफ हार्ड वर्क ज़रूर लगता है, लेकिन ये करने में हमें अपना ही फ़ायदा है। और कभी भी बेल्ट मारने में कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे खुद के सेफ्टी के लिए है। अगर कोई नुकसान होगा वो बात की बात है, पैसे का नुकसान इंसान कभी भी मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर हमारा सामान सिक्योर नहीं है और रोड पे अगर वो सामान कहीं गिर जाए, पीछे किसी कार के ऊपर गिर जाए, किसी सरकारी संपत्ति के ऊपर गिर जाए, या कोई आदमी दब जाए, तो उस कंडीशन में हमें बहुत बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और रोड पर अगर सामान कभी गिर गया तो हमें उठा के रखने में उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हमको अगर 9 बेल्ट कोई मारने को बोल रहा है और हमें लगता है कि नहीं 11 बेल्ट मारना है, तो 2 बेल्ट और मारेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी हमेशा कभी भी आइए और काम करिएगा। तो सेफ्टी तो आप दुनिया में कहीं काम करिए, सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी में पहला रूल्स है भैया अपनी जान बचाना, उसके बाद सेकंड है दूसरों की जान बचाना, उसके बाद तीसरा है हमें अपने ट्रक को सेफ रखना, उसके बाद चौथा है हमको अपने सामान को सेफ रखना। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप कहीं पे भी काम करिए, सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो परेशानी होती है, कहीं कहीं पे हमें सामान खुद लोड करना होता है, खुद अनलोड करना होता है, और उसके दौरान अगर कोई भी नुकसान होता है वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है भैया। पैसे तो हमें मिलते हैं, लेकिन पूरे सामान सहित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्राइवर की है, ना कि कंपनी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो कभी कभी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। मैं एक बार एक सामान लेकर के लीडल में गया था, और जूस का पैकेट था भाइयों, और वो उसने मुझे खाली करने के लिए बोल दिया। मैं पहले 2-4 बार किया हुआ था, लेकिन वो जो खाली करने वाला छोटा सा फोर्कलिफ्ट देते हैं वो हाथ से चलता है, बैटरी से चलता है, तो वो बैटरी वाला था, और वो फोर्कलिफ्ट बहुत लंबा था उसका, जो जिसमें सामान फोर्क बोलते हैं, जिसमें सामान रख के पीछे खींचते हैं। तो उसमें 3 पायलट एक ही बार में आते थे, और मैंने ऐसे डाला पायलट के अंदर, और वो क्या हुआ कि तीसरा जो पीछे वाला पायलट था बढ़िया से उसमें बैठा नहीं, और मैंने जैसे ही पीछे किया झटका लग गया और वो माल ही पलट गया, और जूस का पैकेट था, काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। 12 पैकेट फट गए थे, यानी उसके बाद उस 12 पैकेट में उन्होंने मुझे एक अलग से पायलट दिया, जिसपे 1 बाय 1 मैं सहारा, उसके बाद उसमें पेपर लगाया। लेकिन 9 पैकेट अलग अलग, जो जूस के 9 पैकेट थे, 12 पैकेट का मतलब एक पैकेट में 3-3 थे, वो अलग हो गया। और ये जो मतलब
4 पैकेट यानी 9 से 12 पीस, हमको याद नहीं आ रहा, 9 से 12 पीस जूस था जो अलग से निकल गया था, तो उन्होंने मुझे दे दिया और CMR पे जितना नुकसान हुआ था लिख दिया। लेकिन पता नहीं किस वजह से कंपनी ने मेरे पैसे नहीं काटे। इसका रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जूस के पैकेट थे, एक डब्बा ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि 2-2 यूरो का रहा होगा। तो अगर 9 पैकेट थे 18-20 यूरो थे तो काफ़ी बड़ा नुकसान नहीं था, इसलिए मेरी कंपनी शायद मेरे पैसे नहीं काटी। लेकिन परेशानी मुझे काफ़ी हुआ था, बहुत परेशानी हुआ था मुझे वहाँ पे। और जो मैनेजर था वेयर हाउस का वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी सपोर्टिव था, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर वही सपोर्टिंग नहीं होता और वो बोल देता कि नहीं तुम सारा ले जाओ, तो पूरे पायलट का मैं ले करके काफ़ी परेशान होता, उसको कहाँ क्या करता, वापस कंपनी भेजती, उसका भी पैसा मेरे से ही काटती। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है, हमारे कई दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। हमारी पुरानी वाली कंपनी में एक भाई काम करते हैं, उन्होंने कुछ पायलट का माल लोड किया हुआ था और रास्ते से जा रहे थे, कई बार इमरजेंसी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उन्होंने 1-2 बार इमरजेंसी ब्रेक ले लिया था और वो पायलट जो होता है उससे माल इतना इतना आगे सरक गया था। और उस कंपनी वालों ने क्या किया, उस माल को उतारने से मना कर दिया और इनको माल वापस जिस कंपनी में लोड किए थे वहाँ पे ले जाना पड़ा। फिर वहाँ से दूसरा माल ले जा कर के कंपनी में हैंडओवर किए। में डीजल तो कंपनी का नुकसान हुआ, टाइम भी नुकसान हुआ, तो उन भाई साहब का 2000 यूरो कंपनी ने काटा था। सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो होता है कि हमें खाने का जो टाइम है उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि हम खाना कभी जल्दी खा पाएंगे या कभी लेट खा पाएंगे, या कभी कुछ ऐसा प्रेशराइज्ड काम हो जाता है कि हम खा ही नहीं पाते हैं। भी एक काफ़ी बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर रोटेशन में अगर चलता है तो बढ़िया चल जाता है। अब इसका भी कोई टाइमिंग नहीं है और उसके बाद हमारे ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इस वजह से ना तो खाने का कोई फिक्स टाइम है, ना सोने का फिक्स टाइम भी नहीं है। कभी अगर हम 4 बजे गाड़ी चालू करें तो 2-3 बज जाता है, तो ये भी एक काफ़ी दिक्कत पैदा करने वाला हमारे लिए है। इसके बाद जो हम दिक्कत यहाँ फेस करते हैं, हम कभी फ्रांस जाते हैं, कभी इटली जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाना होता है, तो वहाँ पे कुछ बंदे हमको ऐसे मिल जाते हैं जो काफ़ी अग्रेसिव होते हैं और वो हमारी भाषा तो समझते नहीं हैं। हम इंग्लिश भी बोले तब भी नहीं समझते हैं, क्योंकि यूरोप में भी 70% 75% लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है। सेम इंडिया वाला हाल है। जैसे इंडिया में जितना इंग्लिश समझ पाते हैं 20-30% लोग यहाँ पे भी उतना ही इंग्लिश समझते हैं, और 40% ही लोग होंगे जो काफ़ी अच्छा इंग्लिश जानते हैं, नहीं तो बाकी लोग इंग्लिश, कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो उस समय हमें लोडिंग अनलोडिंग के दौरान थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि अगर वो हमसे कुछ पूछते हैं तो हम उनको जवाब ही नहीं दे पाते हैं, या हम उनसे कुछ नॉलेज लेना चाहें तो वो हमें बता नहीं पाते हैं। तो ये भी एक मामला इशू होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल वर्कर, मैं ऑफिस स्टाफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ के मैनेजर की बात कर रहा हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वहाँ पे पूरे स्टाफ में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उस कंडीशन में हम लोग गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और सबसे बड़ा जो परेशानी का मुझे लगता है यहाँ पे इशू है वो ये है कि साला गाड़ी रोड पे चलाने से लेकर के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने सर पे लेके बैठे भैया। चाहे माल का सेफ्टी हो, अपना सेफ्टी हो, ये सारा चीज़ हम लोग अपने सर पे लेके बैठे हैं। कुछ आपको ऐसे चूतिया मैनेजर भी मिल जाएंगे कि जिनकी बातों का ना कोई सर होगा ना पैर होगा। मैं कभी कभी सुना हूँ कि किसी बंदे का चोरी हो गया और वो कंपनी में बताएगा तो उसका जो आगे मैनेजर है या कोऑर्डिनेटर है या डिस्पैचर है वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। तो ये सवाल बताइए, मतलब आदमी 15 घंटे काम करने के बाद जाके सोएगा कि रात को तुम्हारी गाड़ी में डीजल कौन चुरा रहा है या कोई नुकसान पहुंचा रहा है उसका हम रखवाली करते रहेंगे। अजीब अजीब से आदमी होते हैं, हर जगह होते हैं, तो कभी कभी इन सब चीज़ों का भी सामना करना ही पड़ता है। तो यूरोप आने से पहले एकदम स्ट्रिक्ट मजबूत माइंड करके आना है, एकदम दिल को हार्ड बना के आना है। फीलिंग ख़त्म करिए, बस यहाँ रूल कानून फॉलो करिए और ये उम्मीद मत रखिए कि आपके फीलिंग का कोई इज्जत करेगा। कोई इज्जत नहीं करेगा दोस्त, आप अपने फीलिंग का इज्जत अपने से खुद करवाइए।
हमको लगता है ये भी एक बहुत बड़े इशू में से है। मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद मज़ा आता हो। ये जो हम ऑफिस से और काम पे आते हैं ना, वो गाड़ी में बैठे रहना 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे 56 घंटे 60 घंटे, वो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। एक छोटी गाड़ी होती है और केवल बैठने का ही सीट होता है, सीट अच्छी होती है, लेकिन अब एकदम काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस समय हम रोड में खाना भी नहीं बना सकते हैं, तो वही जूस वूस या KFC वफसी मिल जाए तो थोड़ा बहुत हम लोग खा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इंडियन लोगों को जो बहुत हाई प्रोफाइल वाले हैं उनका तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हम लोग ड्राइवर हैं, हम लोग को इतना KFC वफसी से पेट भरता नहीं है। हम लोगों का तो क्या है भैया, जब हम भूखे रहेंगे तो भूखे 1-2 दिन रह लेंगे। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 1-2 दिन भूखा रह लूँगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खाऊंगा तो भैया नाक तक खाऊंगा। ऐसा नहीं सोच पाऊंगा मैं कि 2 रोटी खा लिया चलो हो गया, नहीं, मैं 2 दिन भूखा रह लूँगा, वो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन जब खाने बैठूंगा तो मैं पूरा पेट भर के खाऊंगा। तो उसमें 2 दिन हमको काफ़ी दिक्कतों का ये सामना करना पड़ता है कि यूरोप में तो ऐसा हम लोग के खाने के लिए होटल मिलता नहीं है, तो ऐसे बस जीने के लिए खाना बोलते हैं ना, केक खा लिए या कुछ जूस ले लिए, तो ऐसे गुजारा करना पड़ता है। ट्रक पे भी खाना एक समस्या है, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी भाई ड्राइवर होंगे वो सारे लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं। क्योंकि ड्राइवर की जो ज़िंदगी है ना, एक तो गाड़ी जम के चलाएंगे और खाना भी जम के खाएंगे। तो मुझे लगता है जितने भी हमारे भाई ड्राइवर होते हैं वो खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं। अब 1-2% लोगों की बात नहीं करता मैं, उसमें हर तरह के लोग मिल ही जाते हैं। तो ये जो खाने के शौकीन है ना, उनको यहाँ पे इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जैसे मैं करता हूँ। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दाल रोटी सब्जी ये 4 चीज़ बढ़िया से खाने का आदत है। तो ये इतना समय मिल नहीं पाता है, और ना हमारे पास इतनी सहूलतें हैं कि हम दाल भी बना लें, चावल भी बना लें, रोटी भी बना लें और सब्जी भी बना लें। तो मुझे लगता है ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम भैया ट्रक पे बस जीने के लिए खा पाते हैं। कभी आमलेट रोटी खा लिए, तो कभी राजमा इमरजेंसी में वो बना लिए, यहाँ पे जो रेडीमेड मिलता है उसके साथ रेडीमेड रोटी खा लिए, या कभी वीकेंड पे बढ़िया से बना लेते हैं खाना। आपको जो मर्जी आए वो बनाओ। और एक काफ़ी बड़ा इशू जो मुझे लगता है कि ड्राइवरों का जो लाइफ है यहाँ पे, और लंबा रहने से हमारे ज़िंदगी के जो दिन है उसमें कुछ कमी आएगी। यूरोप जगह बढ़िया है, यहाँ पे अगर आप दूसरे काम में हैं उसमें आपकी लाइफ बढ़ेगी, लेकिन ये जो ड्राइविंग का काम है ये काफ़ी प्रेशर वाला काम है। ये तो मैं मानता हूँ, कब कहाँ क्या परेशानी ऊपर से आ गिरे कोई नहीं जानता है। अभी जैसे मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं और जाते जाते ऑटोमेटिक सा रोड ख़त्म है, अब मैं हम लोगों का दिमागी काम करना बंद करें कि अब हम मुड़े तो मुड़े किधर। ये टैब हमारा कभी कभी उल्टा सुल्टा घुमा देगा, फिर आपको घूमते रहिए, तो ये भी एक बड़ा इशू बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, कभी भी आप लोग अपनी यात्रा चालू करिए तो टैब का जो लोकेशन है उसको चलने दीजिए। आपका जो अपना पर्सनल मोबाइल है उसमें भी कोऑर्डिनेशन डालिए, और अपने मोबाइल में भी अलग से लगा के रखिए कि ऑटोमेटिक सडनली आपको कोई रास्ता बंद मिले तो उस समय हमारा गूगल मैप है जो आपको सही तरीके से बाहर निकालने में मदद करता है। अपना जो पर्सनल मोबाइल है उसमें हमेशा लगा के रखिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे, काफ़ी बड़ी परेशानी है ये भी यहाँ पे, और इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम काम करने के बाद 9 घंटे ड्राइविंग करने के बाद जैसे चाहें वैसे पार्किंग मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्रांस में तो पार्किंग बड़ी बड़ी है, मिल जाती हैं। कई ऐसे रूट हैं जहां आप पार्किंग के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं और आपका टाइम पूरा होने वाला है और आपको पार्किंग नहीं मिल रही है, सामने मान लीजिए कभी ऐसे रूट पे चले गए कि जहां पे आपको टैब में भी कोई पार्किंग नहीं शो कर रही है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को देखते रहना चाहिए कि साइड में कोई बड़ी कंपनी दिख रही है और आगे से रास्ता टर्न हो रहा है तो हमको उधर गाड़ी मोड़ देना है, या कोई सिटी दिख रहा है, कोई पेट्रोल पंप एक्स्ट्रा आउट ऑफ हमारे रूट से एक्स्ट्रा भी दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हमको गाड़ी उधर मोड़ देना चाहिए। या कोई इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहा है
तो उधर चले जाएंगे दोस्तों, तो कंपनी के बाहर या रोड के किनारे यहाँ पार्किंग होती है, तो ऐसे में हम अपना गाड़ी उधर लगा सकते हैं। मैं जर्मनी में जब भी होता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यही करता हूँ। अगर हमें पार्किंग का दिक्कत होता है, मैं देख लेता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया का बोर्ड लगा हुआ आ रहा है कि सामने इधर से इंडस्ट्रियल एरिया चालू हो रही है, या अगर नहीं भी आ रहा है तो बस्ती के जैसा मुझे दिख रहा है रोड पे, तो होता है यहाँ पे रोड के किनारे इमरजेंसी में खड़ा करने वाला गाड़ी, सर्विस रोड जो होता है या छोटा पार्किंग होता है, वहाँ पे गाड़ी लगाइए और अपने मोबाइल का गूगल मैप खोलिए और उसको आप लाइव लोकेशन जो होता है, मतलब आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आसपास में कैसा क्या है एक आइडिया मिल जाता है आपको। तो आप उसको जूम करके देखिए और देखिएगा कि मतलब कोई कंपनी दिख रही है तो उसका रिव्यू पढ़िएगा। तो रिव्यू पढ़ने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा वहाँ बाहर में पार्किंग है, आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशनों में आप लोग इसको जरूर फॉलो करिएगा। जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया आपको दिख रही है, आप उधर जाएंगे तब भी रोड के किनारे या किसी कंपनी के अगल बगल जगह होगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा पाएंगे। मैं 50 बार ऐसा किया हूँ दोस्तों, और मैं अपना पार्किंग का जो प्रॉब्लम है आज तक उसी के हिसाब से सॉल्व करते आया हूँ। हमारे सारे दोस्त हैं जो इटली चलते हैं या कहीं और चलते हैं, वो लोग सड़क पे सोए हैं, वो लोग एसओएस जो पार्किंग हाईवे पे होता है उस पे सोए हैं। मैं एसओएस पे सोऊंगा दोस्तों, मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि गाड़ी रात भर हिलती रहती है। तो मैं उससे बचता हूँ और मैं आउट में गाड़ी लेकर के चला जाता हूँ और अपनी गाड़ी पार्क करके आराम से सो लेता हूँ। तो इस जो पार्किंग का समस्या है, इससे बचाव करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया या कोई बड़ी कंपनी आपको दिख जाए तो आप गाड़ी उधर मोड़ लें। आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि भैया तुम लोड करने आए हो या खाली करने आए हो, क्योंकि जिनको ये सब पूछना है वो लोग अपने पार्किंग को भी सिक्योरिटी में कैद करके रखेंगे, यानी वो बैरियर लगा के रखेंगे। मेरे समझ से ये कुछ छोटी बड़ी दिक्कतें हैं जो मैं समझता हूँ, लेकिन संघर्षी हमारा जीवन है तो संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरोप आने का फ़ायदा। परेशानी तो हो गया, परेशानी के साथ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और ट्रक ड्राइवर बनने का भी फ़ायदा है। तो चलिए अभी इस बारे में बात कर लिया जाए। आजकल दिमाग में लोगों के चल रहा है फ़ायदा, मैं समझता हूँ वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो जीरो के बराबर है। लेकिन मैं और लोगों की तरफ बता देता हूँ और लोगों के माइंड पढ़ा हूँ जहाँ तक कि जैसे पंजाबी भाइयों के लिए कनाडा, अमेरिका या अभी यूरोप आना स्टेटस हो गया है, तो अभी पूरे इंडिया में या यूं कहें तो पूरे एशिया में, चाहे पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, एक स्टेटस सिंबल सा लग रहा है कि भैया हमार बाबू तो यूरोप बाना, हमार चच्चा यूरोप बाना। तो एक हमको लगता है कि एक स्टेटस सिंबल वाला जो फायदा है ये भी हो रहा है यूरोप आने पे। और दूसरा सबसे बड़ी फायदा है कि जो लोग स्पेशली ड्राइवर हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, गल्फ में काम कर रहे हैं, तो उनका वहाँ पे इतना बचत नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है कि जितना यूरोप में आके कमा ले रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इंसान को पैसे ही चाहिए और ड्राइवरी का जो हिसाब है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। जो भी ड्राइवर है हमको लगता है 1.5 लाख के अराउंड स्टार्ट करते हैं बचाना, और कंपनी के सिचुएशन के हिसाब से 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख भी हो सकता है बचा लें। मैं बड़ी कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जर्मनी और इधर जो भी 2-4 बंदे काम कर रहे हैं उनका हो सकता है और ज़्यादा बचता हो। जो अभी ट्रेंड में चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जिस बात से काम कर रहा हूँ, मैं जिस बात से हैप्पी हूँ, ये है कि यहाँ पे घर जाने का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एक शेड्यूल है, आप 1 महीना काम करके भी जा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। यहाँ पे 2 महीने 10 दिन का एक शेड्यूल है, लेकिन अभी रूल चेंज होके 1 महीना हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कंपनियों का जो रूल अभी भी चल रहा है 2 महीना 10 दिन का। तो ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है कि हम कभी भी घर चले जाएं। 3 महीना 4 महीना या 1 हफ्ता बाद ही मूड बन गया कि चलो यार 2 महीने हो गए, 15 दिन बाद घर चलते हैं, तो पासपोर्ट हमारा अपने पास है, कंपनी को मैसेज किए और कंपनी हमको बुलवा ली, हम घर चले गए। तो सबसे बड़ा मैं अपने लिए पर्सनल ये बेनिफिट समझता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे तमाम लोग होंगे जो कमा रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं, और उनके परिवार में भी कोई नहीं है। तो उस कंडीशन में ये हमको बड़ा सपोर्टिव लगता है, और ये मैं बहुत ही बड़ा बेनिफिट समझता हूँ कि
जब चाहे हम घर चले जाएं। बेशक पैसे लगते हैं, लेकिन ये भी तो एक आज़ादी है। अब गल्फ में या और कहीं से हम पैसे अपने टिकट लगा के भी इतना आसानी से हर कंपनियों में घर नहीं जा पाते हैं। अगर 10% कंपनियों की बात छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे लगभग कितनी भी खराब कंपनी हो, ड्राइवरों के लिए ये रूल है कि आपको कोई कंपनी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वो टिकट तो देती नहीं है और उनका कोई नुकसान भी नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिखता है, जो लोग यूरोप में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, अगर उनका प्रोग्राम बिल्कुल सही है कि नहीं मुझे सेट ही होना है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उनको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो भाई जब आप एम बना लिए, इतना कुछ कर लिया, इतने पैसे लगा के आ गए हैं, तो 2-4-6 महीने लैंग्वेज सीख लीजिए यहाँ का PR लेने के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो लोग लेना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी लोगों के लिए पॉजिटिव है कि यूरोप जाएंगे, यूरोप में सेटल हो जाएंगे, तो आएंगे यहाँ पे, लैंग्वेज सीखेंगे और अपना यहाँ का लाइसेंस बनवाएंगे। उसके बाद बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब भी मिलेगी, आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपको परमानेंट रेसिडेंस भी मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है लोगों के लिए और प्लस पॉइंट है एक, क्योंकि ये चीज़ें गल्फ में तो नहीं है, तो ये यहाँ यूरोप में है। थोड़ी सी मेहनत करके आप पा सकते हैं, कोई 8वां अजूबा नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, आपको उसके लिए एलिजिबल बनना होगा और यहाँ का लाइसेंस लेकर के आप बड़ी कंपनियों में भी, बड़ी कंट्रियों में भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ड्रीम हो। ये 28, 29, 30 कंट्री जो भी हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से बातें तो काफ़ी करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग फिर देखो ना और आप लोग बोर भी होने लगेंगे और बोलेंगे कि ये तो पागल हो गया है, कुछ बोलते रहता है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और उम्मीद है कि कुछ तो इसमें बातें होंगी जो आप लोगों के काम में आए, जो आप लोगों को अच्छी लगे। मुझे पता है कि मेरी सारी बातें बिना काम की हैं, लेकिन 1-2 बात तो ऐसी होगी पूरे वीडियो में कि जो लोगों को आपको हिम्मत प्रदान करे, आप लोगों को सपोर्ट करे और आपको एक एनर्जी दे। तो कोई बात नहीं, जो बात बुरी लगेगी उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो अच्छी लगेगी तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ बंद करते हैं दोस्तों। लेकिन मुझे उम्मीद है दिल से कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और जो भी हमारे भाई हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।